देखिए बेटा नेक्स्ट एक कंडीशन है यहाँ पर, एक लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर क्या बेटा, क्रिस्टलाइन फॉर्म, एक लिखी हुई है बेटा क्या, पॉलीक्रिस्टलाइन फॉर्म। पॉलीक्रिस्टलाइन, और ये लास्ट में कौन सी है बेटा, एमोर्फस। अच्छे से चेक करिए, समझिएगा बेटा इसको, एक बार देखिएगा अच्छे से। बात ये कि क्रिस्टलाइन फॉर्म में बिल्कुल आपको रेगुलर अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, वो भी बेटा 100% रेगुलर। एमोर्फस में बिल्कुल इरेगुलर अरेंजमेंट है बेटा। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस भी होती हैं जिसमें यहां तक का पोर्शन अगर आप देख रहे हो, ये वाला बेटा, ये वाला पोर्शन जो आप दिखाई दे रहा है बेटा इसके अंदर, ये वाले पोर्शन में मुझे बताइए कि क्या कंडीशन आपको ऑब्जर्व हो रही है बेटा। इस पोर्शन में ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, इधर देखो तो ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, ये देखो तो ये क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट है, लेकिन पूरा रेगुलर नहीं है बेटा। ना पूरा इरेगुलर है और ना पूरा रेगुलर है। कुछ रेगुलर फॉर्म से कुछ माइक्रो कंडीशंस में रेगुलरिटीज हैं बेटा, तो ऐसी स्पीसीज को पॉलीक्रिस्टलाइन बोल देते हैं। और पॉलीक्रिस्टलाइन स्पीसीज के लिए क्या लिख दिया जाता है बेटा, appears amorphous but have micro crystalline structure। समझे क्या बेटा, वो पूरा रेगुलर हो गया, ये कंप्लीट इरेगुलर हो गया बेटा। वो पूरा रेगुलर हो गया, ये कंप्लीट इरेगुलर हो गया। लेकिन अगर कुछ ऐसी सिचुएशन है बेटा तो उसे बोलते हैं पॉलीक्रिस्टलाइन, जिसमें माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स हो और ओवरऑल वो कैसा हो, एमोर्फस बेटा। हाँ, कुछ मेटल्स कभी कभी ऐसी होती हैं बेटा, हालांकि आपको इसको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना। एनसीईआरटी जो नई एनसीईआरटी है बेटा, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है ये पॉलीक्रिस्टलाइन, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि अपन तो क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का ही क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, बस एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक वर्ड अगर आ जाए, पॉलीक्रिस्टलाइन, पॉलीक्रिस्टलाइन नाम में जो बेटा रटो मत, पॉलीक्रिस्टलाइन, इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ क्रिस्टल्स थे, उन्होंने एक तरह से पॉलीमर बना लिया, लेकिन जब उन्होंने पॉलीमर बनाया तो वो रेगुलरली अरेंज नहीं हो पाए। पॉलीमर तो उन्होंने बनाया पर इरेगुलर बना लिया, तो ऐसे में उसे पॉलीक्रिस्टलाइन बोल दिया। हाँ, अगर उन्होंने पूरा रेगुलर पॉलीमर बनाया होता तो क्या बोलते, क्रिस्टलाइन। क्या ध्यान समझ आया बेटा। अगर कभी एग्जाम में सीधा वर्ड पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय पॉलीक्रिस्टलाइन, तो उसमें क्या आ सकता है बेटा कि एमोर्फस को ही बोल देते हैं, क्रिस्टलाइन को ही बोल देते हैं, और एक क्या आ जाएगा बेटा कि एक क्या लिखेगा कि अपीयर्स क्रिस्टलाइन बट हैव माइक्रो एमोर्फस स्ट्रक्चर। और सबसे सही वाली कंडीशन क्या है कि अपीयर एमोर्फस बट हैव माइक्रो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स बेटा। क्या ये समझ आया बेटा आप लोगों को। नेक्स्ट आ जाता है बेटा, अपन ने पढ़ा था कि सॉलिड दो तरह के, बेसिकली तो दो तरह के पढ़े बेटा, ये तो एक स्पेशल कंडीशन है, पॉलीक्रिस्टलाइन कंडीशन है बेटा एक तरह से मैं कहूँ तो बेटा, ठीक है ना। बाकी अपन ने दो तरह के पढ़े, कौन कौन से बेटा, कौन कौन से दो तरह के पढ़े, एक क्रिस्टलाइन और एक एमोर्फस बेटा। अब उसमें से अपन बेटा क्रिस्टलाइन को क्लासिफाई करके चलेंगे आगे। क्या है, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बहुत सिंपल, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक के बारे में विचार करिए तो सीख जाएंगे बेटा। एक होगा अपने पास में बेटा आयनिक सॉलिड, या मैं चलो बेटा पहचानने की ट्रिक क्या है, पहचानने की ट्रिक, क्योंकि देखो बेटा अपने पढ़ा हुआ काम तब आएगा जब अपन क्वेश्चन टिक कर पाएंगे बेटा, सीधी सी बात है। तो ट्रिक भी चाहिए अपन को। आयनिक सॉलिड कैसे पहचाना जाएगा कि अगर मेटल के साथ नॉन मेटल है, मेटल के साथ नॉन मेटल है, तो दोनों के बीच में बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, कैटायन और एनायन के बीच में बेटा। अरे प्लस और माइनस के बीच में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ही तो होगा बेटा। वो किस कैटेगरी में चला जाएगा, आयनिक सॉलिड की कैटेगरी में चला जाएगा। सबसे बड़ी बात है पहचानना कि वो किस तरह का सॉलिड है। आयनिक सॉलिड मेटल नॉन मेटल के बीच में होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में बेटा, और ये ओवरऑल मैं कहूं तो हार्ड और ब्रिटल होता है बेटा।
ब्रिटल की कैटेगरी भी होती है, इसमें हार्ड और ब्रिटल होता है बेटा। हाँ, इसमें ब्रिटलनेस का कारण सिंपल सा क्या हो जाता है बेटा कि भाई प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ये सिचुएशन है बेटा। इधर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस सिचुएशन है, इधर प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। जब अपन इस पर बेटा कोई भी अपन इस पर बेटा मारेंगे, इस पर बेटा तेजी से इसको, तो कंडीशन क्या होती है कि कभी कभी बेटा होता क्या है कि ये वाली जो लेयर है वो खिसक जाती है थोड़ी सी साइड में, कुछ इस तरह से, जैसे ये वाली खिसक गई मान लो बेटा, तो ये आ जाएगा आपके पास में। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बेटा, ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि सेम चार्जेस पास आ गए, और सेम चार्जेस अगर पास आ गए तो बेटा इनमें क्या हो जाएगा, रिपल्शन। और रिपल्शन होते ही बेटा ये पास रहेंगे कि दूर हो जाएंगे बेटा, एकदम दूर हो जाएंगे, एकदम दूर हो जाएंगे बेटा। और दूर हो गए तो बिखर जाएंगे, ब्रिटलनेस इसमें आ जाएगी। आई क्या बात समझ में बेटा आप लोगों को? अरे ये बहुत छोटी क्लास में सीखते हो आप बेटा, इसकी जरूरत नहीं है अभी आपको। अरे सिंपल बता दिया ना बेटा कि प्लस माइनस की लेयर्स थी, अगर आपने बेटा उस पर चोट मारी तो चोट मारने पर क्या होगा कि कभी कभी वो माइनस माइनस प्लस प्लस आमने सामने आ जाते हैं, तो रिपल्शन होके दूर दूर हो जाते हैं। ब्रिटल होता है बेटा, हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। बहुत खास बात ये जो है बेटा, मेटल नॉन मेटल के बीच में तो बनेगा ही। खास बात क्या है इसमें, अगर ये अपनी सॉलिड फेज में, कौन सी फेज में, सॉलिड फेज में बेटा, तो सॉलिड फेज में इसमें एक्चुअली बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन अगर ज्यादा होते हैं तो आयंस जो है बेटा वो नॉन मूवेबल हो जाते हैं, चल नहीं पाते। और आयंस अगर नॉन मूवेबल हो गए तो बेटा ये कंडक्टेंस नहीं दे पाता। क्यों नहीं देता? क्योंकि सॉलिड फेज में इसमें अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है और आयंस जो है वो नॉन मूवेबल कंडीशन में आ जाते हैं बेटा। समझना, एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको क्लियर करूं भाई, कंडक्टेंस बेटा दो तरह की होती है, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक। सिंपल वर्ड में वो बोलूं तो कंडक्टेंस के लिए बेटा फ्लो होना जरूरी है, या तो इलेक्ट्रॉन चले या आयन चले, दोनों में से कोई भी। इलेक्ट्रॉन चला तो इलेक्ट्रोलाइटिक हो जाता है, सॉरी इलेक्ट्रॉन चला तो मेटेलिक कंडक्टेंस होती है और आयन चले तो इलेक्ट्रोलाइटिक। क्या होता है, या तो इलेक्ट्रॉन चले या आयन चले। अब यहां पर बेटा इसके वैलेंस शेल में तो इलेक्ट्रॉन बचते नहीं है भाई। सिंपल उदाहरण में लेऊं बेटा, NaCl है भाई, कैसे बनता है, कैसे बनता है, बहुत सिंपल चले जाओ बेटा, एकदम बेसिक, कुछ मत रटो बेटा। NaCl है, मुझे बताइए क्या नियॉन के बाद 3s1 होता है, और इसमें क्या होता है बेटा, नियॉन के बाद 3s2 3p5 होता है। एक इलेक्ट्रॉन अगर आपने ट्रांसफर कर दिया तो Na प्लस और Cl माइनस बन जाता है बेटा। तो इसका भी वैलेंस शेल में, तीसरे वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था वो चला गया, और इसके पास एक्स्ट्रा में एक इलेक्ट्रॉन आ गया बेटा। तो और वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ गया, और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ आ गया तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ना ये देगा ना ये देगा। तो इनमें इलेक्ट्रॉन चलने की कंडीशन तो नहीं बचती, बचती कौन सी है, आयन चलने की। अच्छा, क्या इसमें आयंस प्रेजेंट है बेटा? बिल्कुल है। अरे आयनिक सॉलिड है तो आयंस तो प्रेजेंट होंगे ही ना बेटा, आयंस प्रेजेंट होंगे। समझना, या तो इलेक्ट्रॉन चले या आयन चले। इलेक्ट्रॉन चलने की बात यहाँ पर खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब बात किसकी है, आयन चलने की। आयन चलने के लिए बेटा स्पीसीज में आयन प्रेजेंट होने तो चाहिए, और आयनिक सॉलिड नाम में ही आ रहा है बेटा, तो आयंस इसमें प्रेजेंट तो होंगे इसी बेटा, ऑब्वियस सी बात है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है किसके बीच में बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन आयंस, कैटायन और एनायन के बीच में। अब आयंस है, अगर वो चलना शुरू कर दें, आयंस है तो सही, अगर वो चलना शुरू कर देंगे तो कंडक्शन भी हो जाएगा। आई क्या बात समझ में बेटा? अगर चलना शुरू कर दें, इसमें आयंस है पर चल नहीं पाते। क्यों नहीं चल पाते? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। छोड़ो, सिंपल उदाहरण दो बेटा, आपके पैर आप चल सकते हो, लेकिन अगर दोनों पैरों के बीच में बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हो जाए, बहुत ज्यादा, और दोनों पैर चिपक जाएं, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने के कारण, तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। क्या पैर नहीं रहे हैं? पैर तो है, पर बेटा पैरों के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया, अट्रैक्शन ज्यादा हो गया तो चल नहीं पाओगे बेटा, पैर होते हुए भी। तो वास्तव में ये सॉलिड फेज में, ये सॉलिड फेज में आयंस तो है पर कंडक्शन नहीं दे पाता। क्यों? क्योंकि उनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा हो गया। तो क्या आयंस नहीं रहे हैं पर वो चल नहीं पा रहे। लेकिन अगर आप इसकी मेल्ट फेज लेओगे बेटा, जिसे
फ्यूज्ड स्टेट भी कह देते हैं बेटा, ध्यान रखना, कुछ को कंफ्यूजन रहता है बाद में। मेल्ट फेज या फ्यूज्ड स्टेट भी कह देते हैं, इसकी गर्म करके इसको मेल्ट कर दिया। और आप जानते हो बेटा कि अगर मेल्ट स्टेट में आप ले आए तो बेटा आयंस जो है वो फ्लो कर सकते हैं बेटा। भाई लिक्विड फेज में ले आए ना आप बेटा, अरे मेल्ट स्टेट ले आए मतलब लिक्विड फेज ले आए। और अपन ने पढ़ा है बेटा कि सॉलिड जो है वो फ्लो नहीं कर सकते, लेकिन लिक्विड फ्लो कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है बेटा। और अगर फ्लो करेगा तो बेटा वो कंडक्शन भी देगा। अगर आपने इसका एक्वस सॉल्यूशन बना दिया, एक्वस सॉल्यूशन बना दिया पानी में बेटा, तो भी वो फाइनली तो बेटा लिक्विड स्टेट में चला जाएगा ना बेटा। एक्वस बनाया मतलब पानी में डिसॉल्व कर दिया आपने बेटा, तो भी उसमें भी आयंस फ्लो करेंगे, और आयंस फ्लो करेंगे तो वो भी कंडक्शन देगा। अरे समझे क्या? अब कुछ को तो यही तकलीफ है कि क्या तो आपने मेल्ट बोला, क्या एक्वस बोला, दोनों में लिक्विड लिक्विड बोल के बढ़ गए आगे, समझ ही नहीं आई। समझाता हूं, सिंपल सा एग्जांपल, NaCl घर में लेते हैं बेटा अपन, नमक जानते हैं ना बेटा, NaCl सॉलिड फेज में होता है तो वो कंडक्शन नहीं करता। अब आपने क्या किया कि उसको बेटा डायरेक्ट उसको गर्म करना शुरू किया, और इतना गर्म किया कि वो बेचारा मेल्ट हो गया, वो कंडक्शन देगा, वो तो ही मेल्ट स्टेट। और NaCl को पानी में डाल दिया और डिसॉल्व कर दिया, पानी में डाल दिया बेटा, गर्म नहीं किया, पानी में डाल दिया, डिसॉल्व कर दिया शेक करके बेटा, वो क्या बना? उसका एक्वस सॉल्यूशन। लेकिन बेटा फाइनली मुझे बताओ कि मेल्ट और एक्वस दोनों में आयंस फ्लो तो करेंगे ना बेटा, और फ्लो करेंगे अगर, क्यों फ्लो कर पा रहे हैं? क्योंकि उनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई, उनके बीच का अट्रैक्शन कम हो गया, अट्रैक्शन कम हो गया तो आयंस चलेंगे, आयंस चलेंगे तो कंडक्शन भी देंगे बेटा। तो वास्तव में बात ये आई कि कोई भी आयनिक सॉलिड अपनी सॉलिड फेज में कंडक्शन नहीं देगा, क्योंकि उनके में सॉलिड फेज में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होते हैं बेटा एज कंपेयर टू लिक्विड फेज बेटा, गैस फेज। और बेटा सॉलिड फेज में कंडक्शन नहीं देगा क्योंकि आयंस तो हैं पर उनमें अट्रैक्शन ज्यादा होने के कारण चल नहीं पा रहा, लेकिन अपनी मेल्ट स्टेट में और एक्वस स्टेट में वो आसानी से कंडक्शन दे पाएगा। तो आयनिक सॉलिड के लिए क्या क्या पॉइंट हुए? मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड बनना चाहिए बेटा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाता है इसमें बेटा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस बेटा, ठीक है। तीसरा पॉइंट है हार्ड और ब्रिटल होते हैं बेटा। चौथा पॉइंट क्या आ जाता है इसके अंदर कि ये अपनी सॉलिड फेज में कंडक्शन नहीं देंगे, आयंस तो है लेकिन सॉलिड फेज में अट्रैक्शन ज्यादा है, लेकिन मेल्ट फेज में और एक्वस कंडीशन में बेटा ये आसानी से कंडक्शन दे पाएंगे क्योंकि उसमें आयंस फ्लो कर सकते हैं। अगला पॉइंट मैंने क्या बोला कि इनमें मेटल और नॉन मेटल होनी चाहिए, यही तो बोला ना बेटा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक्सेप्शन तो आएगा ही सही। समझते हो बेटा आप इस बात को अच्छे से? एक एक्सेप्शन है बेटा, उदाहरण के तौर पर मैं ले लेता हूं NH4Cl। यहां क्या होता है कि ये बेटा आपने पढ़ा होगा NH4 प्लस और Cl माइनस की फॉर्म में, ये एक बेटा कंबाइंड फॉर्म में आयन की तरह काम करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनके बनता है बेटा। अरे नहीं याद होगा ना बेटा कि ये नाइट्रोजन था, भाई नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 में से 3 ही आ गए, लोन पेयर बाकी था, H प्लस है भाई, H के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है लेकिन H प्लस है तो वो भी नहीं बचा, वैकेंट ऑर्बिटल है बेटा, फाइनली कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना के जुड़ जाता है। और इसे अपन फाइनली कैसे रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा? कुछ इस तरह से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, पढ़ा होगा आपने अच्छे से बेटा। और यहाँ ये देखा गया है कि इनके बीच में आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा। ये कैसा आयनिक? तो ओवरऑल NH4Cl में कौन कौन से बॉन्ड हो गए? आयनिक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड था क्या? बिल्कुल था बेटा। अच्छा कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना क्या? बिल्कुल बन गया बेटा। तीनों बॉन्ड ये देता है बेटा, H बॉन्ड नहीं होता इसमें, ठीक है ना बेटा। क्या क्या है इसमें अंदर बेटा? आयनिक भी है, कोवेलेंट भी है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है बेटा, तीनों इसके अंदर होते हैं बेटा। कौन कौन सा? आयनिक, कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट। खास चीज क्या कि ये जो बेटा बहुत सारे नॉन मेटल वाले एटम्स आपस में मिल करके एक मेटल कैटायन की तरह बिहेव करते हैं और वो आयनिक बॉन्ड बना के चलता है। अपवाद है, नॉन मेटल थे फिर भी इसके अंदर बेटा आयनिक बॉन्ड प्रेजेंट है। होना क्या चाहिए था? मेटल मेटल होना चाहिए था, सॉरी मेटल और नॉन मेटल होना चाहिए था, लेकिन ये एक एक्सेप्शन केस, ध्यान रखना आपको। आयनिक की कंडीशन समझ आई बेटा?
सेकंड कंडीशन इसके बाद में बेटा किसकी आएगी, एक सिंपल मैं ले लेता हूं बहुत ही, मेटेलिक सॉलिड बेटा। इसमें क्या होता है, मेटल और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा बेटा, मेटेलिक बॉन्ड होगा। ठीक है बेटा, आपको ये लिखना नहीं है बेटा, अभी एक टेबल की फॉर्म में है इसके अंदर, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर उसमें जो एक्स्ट्रा में साइड में लिखना हो वो लिख लेना। अभी पूरा समझो, अभी सिर्फ समझने पे ध्यान दो बेटा। फिर एक टेबुलर फॉर्म है वो, मतलब ठीक है ना बेटा, एनसीईआरटी में भी दी गई है उस फॉर्म, उसके अंदर अपन साइड में जो भी लिखना होगा वो जरूरत की चीजें लिख लेंगे। अभी एक बार सिर्फ समझने पे ध्यान दो। मेटेलिक सॉलिड में मेटल मेटल के बीच में मेटेलिक बॉन्ड होता है, और मेटेलिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा कि मेटल आयंस होते हैं इन सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के समुद्र में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, और उसके बीच में बेटा मेटल कैटायंस जो है वो घूमते रहते हैं। मेटल कैटायन उनके बीच में घूमते रहते हैं, पड़े रहते हैं बेटा साइड में इलेक्ट्रॉन के समुद्र में। अब ये ऐसा क्यों हुआ, कारण क्या आखिर इसका कि इलेक्ट्रॉन आ कहां से गए इतने सारे बेटा। बहुत सिंपल सी बात, आप अच्छे से जानते हो कि मेटल जो होती है बेटा कंपैरेटिवली उनका आईपी कम होता है, और वो इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हैं। और एग्जैक्ट अगर मैं बताऊं तो बेटा आपने शायद नाम सुना हो एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। नहीं सुना तो बेटा बैंड थ्योरी फिजिक्स में पढ़ लोगे आप, वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड बेटा। तो वैलेंस बैंड में एक्चुअली जो होते हैं मेटेलिक सॉलिड, उनके वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा होती है और आसानी से और ये वाला गैप जो होता है ना बेटा इनमें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का ये गैप ना के बराबर होता है, या तो वो आपस में ओवरलैप ही हो जाते हैं बेटा, इतना कम होता है। तो यहां से इलेक्ट्रॉन इसके कंडक्शन बैंड में आसानी से आ जाते हैं। सिंपल सी बात ये कि मेटेलिक सॉलिड जो है उसके वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में आना बहुत आसान होता है। आप बैंड थ्योरी में पढ़ोगे आपके फिजिक्स में बेटा, आसानी से वैलेंस से कंडक्शन में आ जाते हैं क्योंकि इनके बीच का गैप कम होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन ऐसे खूब घूमते रहते हैं बेटा। अच्छा एक और बात, क्या ये कंडक्शन देंगे आसानी से? बिल्कुल देते हैं बेटा, बहुत आसानी से कंडक्शन देंगे। किसके फ्लो की वजह से? इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से। वहां बेटा आयनिक में आयंस का फ्लो होता है, वो भी मेल्ट में और एक्वस में। सॉलिड में आयंस तो होते हैं पर बेटा अट्रैक्शन के कारण फ्लो नहीं कर पाते, और इसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो आसानी से होता है, तो ये कंडक्शन दे पाता है बेटा। नेचर में हार्ड ये भी होता है बेटा, ठीक है, उसका कंपैरिजन आ जाएगा। साथ में एक चीज और है बेटा, ये लिखना नहीं है अभी बेटा, मेलेबल होता है और डक्टाइल होता है बेटा। मेलेबल और डक्टाइल, डक्टाइल मतलब इनके तार बना सकते हो आप, वायर बना सकते हो आसानी से, और मेलेबल मतलब इनको जब चोट लगाई जाती है इन पर तो ये फैलते हैं बेटा। अरे सिंपल प्रैक्टिकल सोचो ना, आयरन है, लोहा पड़ा हुआ है, उसे मारोगे तो बिखरता थोड़ी बेटा, वो फैलता चला जाता है। मेलेबल होते हैं बेटा ये, और साथ में कैसी नेचर होती है इनकी? डक्टाइल नेचर होती है। एक और खास बात, इनमें बेटा एक स्पेशल मेटेलिक लस्टर देखने को मिलती है, चमक, अलग ही चमक दिखती है बेटा। जब भी इन पे धूप पड़ती है ना बेटा, आपने देखा हो तो ये मेटल अगर होता है ना वो चमकता रहता है बेटा। इन पर अगर, अब धूप क्या बोलूं मैं, इन पर लाइट अगर पड़ती है तो ये चमकते हुए दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू ऑसिलेशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बेटा। इनके जो वही बात है बेटा, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से रिमूव हो सकता है बेटा, फ्री कंडीशन में होता है। तो ऐसी कंडीशन में बेटा जब लाइट उस पर डलती है, रेडिएशन जब उस पर जाती है, तो वो ऑसिलेशन आसानी से कर लेता है, और उसी ऑसिलेशन की वजह से इनमें चमक दिखाई देती है, जिससे अपन क्या बोलते हैं? मेटेलिक लस्टर। आपने बेटा मोबाइल में बहुत है ना बेटा कि मेटेलिक बॉडी आ गई, तो वो आपने देखा हो तो उसमें एक अलग सी चमक होती है बेटा, जब भी लाइट उस पर जाती है वो चमकता रहता है बेटा। नेक्स्ट कंडीशन आ जाती है बेटा इसके बाद में, इसमें मेटेलिक सॉलिड के बाद में मॉलिक्यूलर सॉलिड, और इसमें नॉन मेटल और इनके बीच में
सिर्फ और सिर्फ या तो वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर एच बॉन्ड होता है। वंडरवाल और एच बॉन्ड, नॉन मेटल के बीच में वंडरवाल अट्रैक्शन होना, एच बॉन्ड होना। और वंडरवाल अट्रैक्शन में भी क्योंकि अपन बेटा स्पेशल सॉलिड की बात चलती है, तो इसमें होते तो 3 तरह के हैं, लेकिन भाई इसमें कितने तरह के होते हैं बेटा? एक तो होता है डाइपोल डाइपोल, कुछ याद आया हो तो बेटा आपको, ठीक है। एक क्या होता है बेटा, अभी लिखना नहीं, आपको सब आ जाएगा इसमें बेटा, बाद में लिखना है सब जरूरत के हिसाब से बेटा। इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा इंड्यूस्ड डाइपोल, ठीक है। और वंडरवाल में तो वैसे एक और कैटेगरी होती है बेटा, पर सॉलिड में वो नहीं आती। एक और होती है इसमें, कौन सी बेटा? एक होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लेकिन उसमें स्पीसीज दो अलग अलग होती हैं, दो अलग अलग स्पीसीज होती हैं बेटा, तो वो मॉलिक्यूलर सॉलिड में काउंट नहीं होता। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, ये वंडरवॉल में तो होता है, पर ये मैं कहूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंसीडर नहीं होता, क्योंकि उसमें स्पीसीज अलग अलग आ जाती है बेटा। आ जाएगा भी, चलो कोई बात नहीं, अभी बात ये है इसके अंदर बेटा। कुल मिलाकर मैं कहूं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड 3 तरह का आ जाएगा, एक पोलर, एक नॉन पोलर और एक एच बॉन्डेड। एच बॉन्डेड आप अच्छे से पढ़ चुके हो बेटा कि फोन के साथ अगर डायरेक्ट हाइड्रोजन चिपका हुआ हो, H2O आ जाता है आइस फेज में बेटा, ठीक है, और अमोनिया आ जाता है, HF आ जाता है, अगर ये अपनी सॉलिड फेज में है तो बेटा एच बॉन्डेड वाले केस में। पोलर मॉलिक्यूलर में क्या आएगा, यहां पर डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स, वो भी ऐसे जिनका डाइपोल मोमेंट 0 ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर बेटा SO2 हुआ, HCl हो गया बेटा आपके पास में, SO2 हो गया, HCl हो गया बेटा। ये ऐसी स्पीसीज है जिनका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता। कुछ याद आया आपको? थोड़ा बहुत बोला था बेटा मैंने आपको कि डाइपोल मोमेंट वाला केस पढ़ के आना। अगर थोड़ा याद हो तो बेटा मैं आपको थोड़ी सी हिंट कर दूं कि अगर म्यू 0 आ गया तो वो स्पीसीज कैसी होती है, नॉन पोलर। और एटम्स जो है वो तो सारे इसके अंदर आएंगे ही, सही। अरे सिंगल एटम अगर आ गया, सिंगल एटम अगर आ गया बेटा, तो उसमें तो कोई भी प्लस माइनस आने का चांस ही नहीं है। इसको पोलर क्यों बोलते हैं? क्योंकि H में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव आता है बेटा। तो ये वाला डाइपोल होता है क्योंकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है, लेकिन सिंगल एटम तो इसी केस में आएगा। अच्छा, अगर होमोडाइएटोमिक स्पीसीज आ गई, होमोडाइएटोमिक, वो भी इसी के अंदर आएगी बेटा। क्यों? अगर H और H के बीच में आप देख रहे हो तो फिर बेटा वो पोलर थोड़ी हुआ, वो कैसा हुआ, नॉन पोलर, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, ना किसी पर प्लस ना किसी पर माइनस बेटा। अरे समझे क्या भैया? और AB2L0, AB3L0, AB4L0, AB5L0, AB6L0, AB7L0, AB2L3 और AB4L2, ये सब म्यू बराबर 0 वाली कैटेगरी है, जिन्हें आप इनऑर्गेनिक में डिटेल में पढ़ते हो बेटा। और ये सब कैसे बनाएंगे? ये नॉन पोलर होंगे, इनके अलावा जो होंगे वो पोलर होंगे। तो देखिए बेटा, ये तो आ गया AB2L1, SO2 जो है तो पोलर होगा। और कौन सी इंटरेक्शन होगी? डाइपोल डाइपोल बेटा, वो भी समझाता हूँ, भी रटना नहीं है। HCl की अगर मैं बात करूं तो ये हेट्रोडाइएटोमिक आ गया बेटा। कैसा आ गया? हेट्रोडाइएटोमिक बेटा, दोनों एटम अलग है तो H और Cl में से Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इस पर स्लाइटली नेगेटिव, इस पर स्लाइटली पॉजिटिव बेटा। नॉन पोलर में बेटा कौन सा आएंगे बेटा कि एटम्स भी हो सकते हैं और ऐसे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं बेटा
जिनका डाइपोल मोमेंट 0 हो और उनके बीच में कौन सा अट्रैक्शन होता है बेटा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, या फिर बेटा इसी को डिस्पर्शन अट्रैक्शन भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, डिस्पर्शन अट्रैक्शन। अब इनकी कैटेगरी भी समझो, कुछ भी नहीं रटना। देखो इधर बेटा क्या कंडीशन है, मैं HCl का उदाहरण ले लेता हूं। ये HCl है, HCl का सॉलिड अगर बनाया जाएगा तो उसमें एक HCl हुआ, एक और HCl हुआ बेटा, एक और आपके पास में मान लीजिए HCl हो गया। तो मुझे बताइए बेटा ये क्या है, डाइपोल प्लस माइनस, ये भी क्या है डाइपोल, ये भी क्या है डाइपोल बेटा। तो इसमें ये कौन सी इंटरेक्शन हो गई बेटा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इसमें हो जाएगी। तो कौन सा कंडीशन आ गया, नॉन पोलर वाला मॉलिक्यूलर सॉलिड। कौन सा आ गया बेटा, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। समझे क्या भैया। अगर मेरे पास HH है तो अब उसमें प्रॉब्लम क्या है बेटा, ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और ना किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। लेकिन इसमें बेटा होता क्या है कि स्लाइटली कभी कभी, क्योंकि इनमें वाइब्रेशंस कंटिन्यूअस होते रहते हैं। ध्यान दीजिए एक बात पे बेटा कि वाइब्रेशंस तो चलते ही रहते हैं इनके अंदर बेटा। तो चाहे ये स्पीसीज हो या फिर बेटा मान लो ऑर्गन सिंगल एटम है, ऑर्गन है बेटा। तो इनमें क्या होता है कि बेटा ऑर्गन जो स्पीसीज है, मैं कुछ ऐसे बना देता हूं बेटा, ठीक है, ये स्पीसीज बेटा, चारों तरफ ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। इनमें वाइब्रेशंस तो चलते ही रहते हैं, और वाइब्रेशंस अगर चलते रहते हैं तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक रेयर केस में होता क्या है कि जैसे ये न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये न्यूक्लियस है, ये इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इसके न्यूक्लियस का इसके इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। तो ये डाइपोल था या बनेगा इंस्टेंटेनियसली बनेगा बेटा। तो ये कैसा डाइपोल होगा, इंस्टेंटेनियस डाइपोल। और अगर एक भी बन गया, इसका अट्रैक्शन अगर हो गया इसके साथ, तो बेटा होगा क्या कि फाइनली ये कैसे शिफ्ट हो जाएगा, ये न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, फिर इसका इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, न्यूक्लियस इधर आ जाएगा, ऐसे ये चलना शुरू कर देगा। तो बेटा एक भी अगर बना इंस्टेंटेनियसली, बाकी सारे क्या होंगे, इंड्यूस्ड शुरू हो जाएंगे बेटा, इंड्यूस होना शुरू हो जाएंगे, तो उसे बोलेंगे इंड्यूस डाइपोल। तो इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। सिमिलर कंडीशन यहां पर भी है बेटा कि एक इसमें पहले क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा, और फिर बाकी पहला क्या होगा बेटा, इंस्टेंटेनियस बनेगा, इंस्टेंटेनियस, और बाकी सारे फिर क्या होंगे, इंड्यूस्ड होंगे बेटा। और इस कैटेगरी को क्या बोलते थे बेटा, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल वाली कैटेगरी। और ये बेटा ये कैसा था, बेटा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, पोलर था ना बेटा, ऑब्वियस बात है, कंसेप्चुअल बात है। तो पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड बेटा, और ये कैसा हो गया, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। एक और बात कि ये जो अट्रैक्शन फोर्स है, इसी के दो नाम और है, क्या क्या, डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या फिर बेटा लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दोनों ही इसके नाम है, डिस्पर्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी और लंडन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बेटा। क्या कंडीशन समझ आई थोड़ी बहुत आपको बेटा, कि यहां पर डाइपोल था नहीं, जनरेट हुआ इंस्टेंटेनियसली। अब इसका एविडेंस क्या है, एविडेंस ये है बेटा कि इनर्ट गैसेज जो होती है ना बेटा, जैसे ऑर्गन हुआ, जिनन हुआ, उनका भी लिक्विफिकेशन होता है, लिक्विड में वो कन्वर्ट होती हैं। और अगर कोई भी गैस अगर लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसमें अट्रैक्शन आ रहा है। और बेटा इनमें अट्रैक्शन आने का सिर्फ एक ही कारण हो सकता है, एक ही तरह से उसको समझाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं इंस्टेंटेनियसली काम हुआ होगा और एक डाइपोल बना होगा, और फिर उसने बाकी सबको इंड्यूस किया होगा। इसी तरह से वान डेर वाल ने इसको एक्सप्लेन किया था बेटा। आई बात समझ में। मैं यहाँ पर बेटा आपने पढ़ा है इनऑर्गेनिक में एक डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल वाली कैटेगरी, वो इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आप यहाँ पर बात कर रहे हो सॉलिड की,
तो HCl का सॉलिड मतलब सारे HCl, I2 का सॉलिड मतलब सारे आयोडीन, ठीक है ना बेटा। अब मैं HCl को I2 में मिक्स थोड़ी कर दूं बेटा, अरे HCl को I2 में मिक्स थोड़ी कर दूं, फिर वो बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड थोड़ी रहेगा भाई। HCl को I2 में मिक्स थोड़ी कर दो बेटा, इसलिए यहाँ पर अपन ने कैटेगरी ली है। आई बात समझ में कि या तो डाइपोल डाइपोल HCl 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 SO2 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 बेटा, जिनका भी म्यू नॉन जीरो है बेटा, या फिर बेटा क्या लंदन फोर्स डिस्पर्शन फोर्स, जिनका भी म्यू जीरो आ गया बेटा, वो वाले केस H2 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 I2 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 बेटा। क्लियर है। H बॉन्ड वाला आप अच्छे से जानते हो कि फोन के साथ में H अटैच होना चाहिए बेटा। क्लियर है। अगला पॉइंट मुझे बताइए बेटा कि इनके बीच में जो वंडरवाल अट्रैक्शन या H बॉन्ड है, आपने अच्छे से पढ़ा है बेटा या पढ़ोगे इनऑर्गेनिक में कि ये वीक फोर्सेस में काउंट होते हैं, और वीक फोर्सेस में जो स्पीसीज काउंट होती हैं दैट मींस वो वीक अट्रैक्शन है। और वीक अट्रैक्शन अगर है इनके बीच में, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है बेटा, तो कंपैरेटिवली ये हार्ड ना होकर के कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। हाँ, इनमें से आइस जैसे कुछ स्पीसीज जो है बेटा, ये एक्सेप्शनली हार्ड हो जाती है, या मैं कहूँ H बॉन्डेड वाले बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में हार्ड होते हैं। अभी कुछ मत लिखो, बोल रहा हूँ टेबल देखनी अपन को पहले, फिर उस टेबल में जितनी जरूरत होगी वो सब आप इसमें लिखना बेटा, ठीक है ना। कंसेप्चुअली सीखते जाओ चीजों को। तो इसमें बेटा वीक वंडरवाल अट्रैक्शन फोर्स है, इसलिए वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं बेटा। वीक है ना फोर्स बेटा, और कंपैरेटिवली ये उससे हार्ड हो जाते हैं। हालांकि आयनिक और मेटेलिक वो इनसे भी ज्यादा हार्ड होते हैं, क्योंकि वो कंपैरेटिवली ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना रहे हैं बेटा वहां पर। क्लियर है यहाँ तक का बेटा। नेक्स्ट आ जाता है इसके बाद में बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बाद में कौन सा, कोवैलेंट सॉलिड। यहां भी एक्चुअली होता क्या है, नॉन मेटल, लेकिन इनके बीच में स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल, भाई आप अच्छे से जानते हो कि कोवैलेंट बॉन्ड होते ही डायरेक्शनल है बेटा, स्ट्रॉन्ग डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, और उनका पूरा 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है चारों तरफ। उदाहरण SI, कुछ याद आया बेटा, एक सिलिकॉन के चारों तरफ 4 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन के चारों तरफ 2 सिलिकॉन। अरे कुछ याद आया क्या बेटा, SiO2, SiO2, डायमंड, ग्रेफाइट, AlN, SiC, ये स्पेशल सब इसी के उदाहरण होते हैं बेटा। बस आप ये ध्यान रखो कि जो भी स्पीसीज है उनके बीच में डायरेक्शनल कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। स्पेशल एक चीज मैं क्लियर कर दूं आपको कि देखो सबसे आसान होता है मेटेलिक सॉलिड को पहचानना, मेटल 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 मेटल। फिर आसान होता है आयनिक को, आयनिक में मेटल और नॉन मेटल विद वन एक्सेप्शन बेटा, एक दो एक्सेप्शन आ जाते हैं, जैसे NH4Cl हो गया, PH4Cl हो गया, वो पहचान लोगे बेटा। लेकिन ध्यान दें कि कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर सॉलिड में डाउट आ सकता है, तो मैं ये कहूंगा आपको कि कोवैलेंट सॉलिड याद ही कर डालो, 5-6 ध्यान रखने बस आपको बेटा, 5-6 ध्यान रखने बस, वो ही ध्यान रखने जो NCERT में दिए हुए, मैं कह रहा हूं आपको बेटा, सिर्फ वो ही ध्यान रखने जो NCERT में दिए हुए, ये 5-6 हैं केस बेटा, ये याद रख डालो, फिर अपने आप कभी भी गलत नहीं होगा। भाई मेटल 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 मेटेलिक पहचान लोगे, मेटल नॉन मेटल आयनिक हो गया विद वन एक्सेप्शन बेटा, फिर आ गया कोवैलेंट और मॉलिक्यूलर। तो मैं कह रहा हूं कि कोवैलेंट को तो पहचान के यही खत्म कर दो ना, 5-6 ही केस हैं, यही आएंगे अगर आएंगे तो एग्जाम में, उसके अलावा बच्चे किस में सारे चले गए, मॉलिक्यूलर में चले गए। समझे क्या बात को, SiO2, क्वार्ट्ज, ठीक है बेटा, डायमंड, ग्रेफाइट, एल्यूमिनियम नाइट्राइड। देखो एल्यूमिनियम नाइट्राइड हालांकि ये नॉन मेटल नहीं है, पर ये बेटा इसमें कोवैलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होता है इसके अंदर बेटा, तो इसके अंदर ये कंडीशन आ जाएगी बेटा। सही बात समझ में आई क्या बेटा, SiC वाला आ जाएगा इसके अंदर। क्या कंडीशन क्लियर हुई आपको एक कोवैलेंट सॉलिड की। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड है तो ऑब्वियस सी बात है हार्ड होंगे, बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज्यादा। और इवन आपने सुना होगा कि डायमंड जो है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा,
इस नेचर में, इस पूरी नेचर में सबसे हार्ड सब्सटेंस कौन है बेटा? डायमंड। सुना होगा आपने एलोट्रोप में बेटा। होता है कि नहीं होता बेटा? मेल्टिंग पॉइंट इनका बहुत ज्यादा होता है, काफी ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है बेटा इन स्पीसीज का। कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना ही पड़ेगा बेटा। एक बात और है इसमें, यहां भी अच्छा इंसुलेटर होते हैं। कैसे होते हैं इंसुलेटर बेटा? इंसुलेटर होते हैं ये, लेकिन यहां भी एक एक्सेप्शन है। किसका? सब जान गए होंगे, ग्रेफाइट का बेटा। ये एक्सेप्शन है। पहली बात तो ये कंडक्शन देता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो की वजह से, और दूसरी बात ये सॉफ्ट होता है बेटा। कंडक्शन भी देता है और सॉफ्ट भी होता है बेटा। बताता हूं कैसे, देखिएगा इधर बेटा। बहुत सिंपल सी कंडीशन आपके पास में, ये देखिए बेटा, ये आपके पास में ग्रेफाइट है और ये डायमंड है बेटा। बनाना नहीं है आपको, परेशान मत हो, थोड़ा सा दिखाने के लिए बता रहे बेटा को। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विद इन लेयर फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन इस विद इन लेयर फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन विद इन लेयर फ्लो करता है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड वगैरह होते हैं तो वहां फ्लो करता रहता है बेटा। अच्छा, इस लेयर के अंदर ये जो बॉन्ड है, ये कौन से बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड। लेकिन ये जो बीच में है ना बेटा, ये वंडरवाल अट्रैक्शन है। कैसा अट्रैक्शन है? वंडरवाल अट्रैक्शन। और इसी वंडरवाल अट्रैक्शन की वजह से इनमें स्लीपरी एक्शन होता है बेटा। क्योंकि वीक है तो आराम से एक लेयर दूसरी लेयर एक दूसरे पर स्लिप कर सकती है, स्लिपरी एक्शन होता है। तभी तो ये ड्राई लुब्रिकेंट की तरह काम आता है बेटा। ड्राई लुब्रिकेंट की तरह स्लिपरी एक्शन कर सकता है। और साथ में ये कैसा हो गया? सॉफ्ट हो गया बेटा कंपैरेटिवली। क्यों? क्योंकि इनके बीच में वीक वंडरवाल अट्रैक्शन है। और करंट फ्लो भी विद इन लेयर करता है। इस लेयर में करेगा, इस लेयर में करेगा, इस लेयर से इस लेयर में करंट फ्लो नहीं करता बेटा। और डायमंड, ये तो बेटा पूरा कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क है, इसमें कहीं वंडरवाल अट्रैक्शन नहीं है, तो ये तो हार्ड होता ही है बेटा। लेकिन कंपैरेटिवली ये सॉफ्ट होता है और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण कंडक्शन भी ये दे पाता है बेटा। अच्छा, एक चीज छोटी सी अपन ने देखी बेटा, एक छोटी सी चीज मिस हुई अपने पास से, क्या कि मोलिकुलर सॉलिड कंडक्शन देंगे कि नहीं देंगे, ये नहीं पढ़ा अपन ने। ये बेटा सॉलिड और मेल्ट दोनों ही फेज में कंडक्शन नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास आयंस ही नहीं होते। अरे भाई, मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट होता है नॉर्मल बेटा। जैसे H और Cl के बीच के मैं बॉन्ड की बात करूं तो ये कैसा बॉन्ड है? कोवेलेंट बॉन्ड है बेटा। आयंस नहीं होते। क्यों? क्योंकि इस पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आता है, पूरा प्लस माइनस नहीं आता। नहीं समझे बेटा? समझाता हूं, देखो इधर भाई। आप अच्छे से जानते हो कि HCl और NaCl बेटा, इसमें आपके पास में इनके बीच की शेयरिंग है। जबकि यहाँ क्या होता है? Na प्लस और Cl माइनस। तो ये हो गया आयंस बेटा, और ये नॉर्मल पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। इसमें आयंस नहीं है। ये सॉलिड में कंडक्शन नहीं देता, पर मेल्ट में और एक्वस में दे सकता है, क्योंकि आयंस थे और वो बेटा आयंस जो है अब फ्लो करना भी शुरू कर देते हैं। यहाँ आयंस फ्लो नहीं कर पाते। इसकी खास बात क्या है कि इसमें आयंस है नहीं। तो आयंस अगर नहीं है बेटा, तीन कंडीशन बना दे इसकी भी बेटा, सॉलिड, मेल्ट और एक्वस। यहां तो आयंस है ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गई। एक्वस में क्या होता है? इसमें आयंस होते तो नहीं है, पर आयंस जनरेट हो जाते हैं बेटा। कैसे? समझना बेटा, रटना नहीं है। देखो इधर बहुत सिंपल सी बात है। हुआ क्या कि HCl के मॉलिक्यूल्स घूम रहे हैं बेटा, बहुत सारे। मान लीजिए अकेले ये स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली पॉजिटिव स्लाइटली नेगेटिव। और आप सब जानते हो कि हाइड्रोजन के भी इलेक्ट्रॉनों पर क्लोरीन ने जबरदस्ती कर रखी है, अपनी तरफ खींच रखा है बेटा। और बेचारा हाइड्रोजन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है। वो बेटा रोता फिर रहा है कि भाई आखिर मैं क्या करूं कि मेरा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन छीनने की कोशिश कर रहा है। बहुत दुखी है। उसने आसपास नजर घुमा के देखी, पर सारे एक जैसे थे, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाया। लेकिन जब आपने HCl को पानी में डाला, एक्वस मीडियम, तो क्या हुआ कि इस हाइड्रोजन को एक गलत फहमी हुई। क्या? उसे लगा कि क्लोरीन की बजाय मैं इस ऑक्सीजन के पास चला जाऊं। इसको एक गलत फहमी है कि क्लोरीन ने तो मुझे परेशान कर रखा है, मैं एक काम करता हूं कि मैं ऑक्सीजन के पास चला जाता हूं। ये सोचा इसने।
कोई दूसरा दिखा ना इसलिए चला गया, यहाँ तो कोई दूसरा दिख ही नहीं रहा था बेटा, वही क्लोरीन थे, बोले क्या मतलब है, लेकिन यहाँ दूसरा दिखा, ये बेटा भाई हाइड्रोजन दुखी था, ये क्या किया इसने बेटा, इस ऑक्सीजन के पास में जाकर के रोना शुरू कर दिया कि भाई तू ही देख ले। तो ऑक्सीजन ने क्या बोला कि एक काम कर, तू क्लोरीन को छोड़ के मेरे पास आ जा। तो ऐसे में अगर ये क्लोरीन को छोड़ेगा तो मुझे एक सिंपल सी कंसेप्चुअल बात बताना आप बेटा, अगर ये क्लोरीन को छोड़ेगा तो क्या क्लोरीन इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन ले जाने देगा? नहीं देगा, वो खुद छीन के रख लेगा और यहां से क्या बर्बाद होकर बाहर निकलेगा? H+, और वो H+ की फॉर्म में पानी के पास चला गया। पहले ऑक्सीजन ने सोचा था कि अपना इलेक्ट्रॉन लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा ये तो इसके पास पहुंचा बर्बाद कंडीशन में, बर्बाद कंडीशन में, और इससे जाके चिपक गया। और जैसे ही इससे H+ चिपका बेटा, मुझे बताइए क्या ये H3O+ बन जाएगा? और ऑक्सीजन अपने ऊपर प्लस कभी पसंद नहीं करता बेटा, इसे लगा कि अच्छे फंसे, बुलाया था समाज सेवा में उसको कि हाँ तू आजा, वो इलेक्ट्रॉन लेके नहीं आया, जाके इससे चिपक गया, और ऐसे में बेटा ऑक्सीजन की हालत खराब हो गई। ऑक्सीजन को प्लस पसंद ही नहीं है बिल्कुल भी बेटा। तो उसने क्या किया बेटा, इसको बोला कि एक काम कर, देख तू दूसरे H2O के पास चला जा, कि कोई दूसरा H2O घूम रहा है, और उसके पास इसको भेज दिया। ये इसके पास जाएगा और H3O+ बनाएगा, फिर वो जो H3O+ बना वो भी क्या करेगा बेटा, वो उसको दूसरे के पास भेजेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बेचारा जो एक बार H+ यहां से फ्री हुआ था वो कहीं का नहीं रहा बेटा, H2O के पास जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, वो बाहर निकाल देगा, फिर दूसरे के पास जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आएगा, बाहर निकाल देगा, तो ये बेचारा H+ फ्री कंडीशन में घूमेगा। अरे बात आई क्या समझ में? और कहीं ना कहीं जो एग्जिस्टेंस दिखेगा वो किसका दिखेगा बेटा? H3O+ और Cl- का। किसका? H3O+ और Cl- का एग्जिस्टेंस दिखना शुरू कर देगा बेटा। और ऐसे में बेटा आयन थे नहीं, आयन थे नहीं, क्या जनरेट हो गए क्या बेटा? आयंस जनरेट होंगे, ये आयन, और आयन जनरेट होंगे, पानी है, फ्लो हो ही रहा है, तो कंडक्शन भी देंगे। तो खास बात क्या आ गई बेटा कि आयनिक सॉलिड अगर है तो सॉलिड में कंडक्शन नहीं देगा, क्योंकि आयंस फ्लो नहीं कर पा रहे, प्रेजेंट तो है। और अगर बेटा मेल्ट या एक्वस है तो आयंस है भी और फ्लो भी कर पा रहे हैं। यहां आयंस तो हैं पर बेटा फ्लो नहीं कर पा रहे, इसमें बेचारे में आयंस थे ही नहीं, फ्लो की तो बात ही खत्म हो गई बेटा। लेकिन एक्वस कंडीशन अगर ली तो ऐसे में आयन जनरेट होंगे। क्या तरीका समझ आया बेटा आपको? कि हुआ क्या कि यहाँ H जो था वो बेटा दुखी था, लेकिन चारों तरफ Cl थे, कुछ नहीं कर सकता था। जैसे ऑक्सीजन दिखा भाग के गया उसके पास, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन छीन के भेजा, H+ गया तो ऑक्सीजन बर्बाद हो गया। ऑक्सीजन सोचा कि मैं अच्छा फंसा इसमें, उसने H+ को दूसरे H2O के पास भेजा, वो फिर वो सोचा, उसने भी सोचा कि मैं भी फंस गया। ऐसे में बेचारा H+ तो घूमता ही रहेगा H3O+ की यूनिट की फॉर्म में बेटा, और साथ में Cl-, इस फॉर्म में आयंस जनरेट हो गए, थे नहीं जनरेट हो गए एक्वस कंडीशन में बेटा। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो एक्वस कंडीशन अगर ले ली जाए उनकी तो फिर वो कंडक्शन दे सकते हैं बेटा। क्या क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? अब देखिए बेटा, मैं काफी देर से बोल रहा था कि टेबल में कंपैरिजन देखना है, वो कंपैरिजन अपन देख लेते हैं बेटा। ये बेटा टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब एक चीज तो आपको एक क्लियर होगी कि ये जो भी मॉलिक्यूलर सॉलिड है, आयनिक सॉलिड है, मेटेलिक सॉलिड है बेटा, और कोवेलेंट सॉलिड जो है, ये सारे के सारे बेटा किसके एग्जांपल है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के बेटा, ठीक है ना। तो अगर कभी क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड का आपको बेटा क्लासिफिकेशन करना हो और उसमें एग्जांपल्स बताने हो, दैट मीन्स इन चारों में से अगर कोई आया तो वो सीधा सीधा किस में जाएगा? क्रिस्टलाइन में चला जाएगा। और प्लास्टिक वगैरह हुआ, ग्लास हुआ, ये सब एमोर्फस में चले जाते हैं बेटा। समझ रहे हो ना? पहचानने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको बेटा, लास्ट में तो क्वेश्चन टिक तो करना ही है ना अपन को बेटा। भाई प्लास्टिक हुआ, ग्लास हुआ, ये सब तो एमोर्फस में चले गए, और ये सारे ही मॉलिक्यूलर हो, आयनिक हो, मेटेलिक हो, कोवेलेंट हो, ये सारे बेटा कैसे सॉलिड है? क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तभी तो पोटेशियम नाइट्रेट जो था मैंने उसको सीधा कैसा बता दिया था? क्रिस्टलाइन बता दिया था लास्ट लेक्चर में। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये आयनिक है, मेटल नॉन मेटल है, K और NO3- के बीच में बेटा, इसलिए मैंने इसको सीधा क्रिस्टलाइन बोल दिया था। समझे क्या बेटा? देखिएगा कंपैरिजन करते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड तीन तरह का, नॉन पोलर, पोलर और H बॉन्डेड। बेटा मुझे बताइए क्या आप समझे क्या कि मैंने यहाँ पर
तीसरी कंडीशन क्यों नहीं ली बेटा? देखो डिस्पर्शन और लंडन फोर्स ले लिया, एक कंडीशन डाइपोल डाइपोल ले लिया, दूसरी कंडीशन डाइपोल इंड्यूस डाइपोल क्यों नहीं लिया? क्योंकि वहां दोनों स्पीसीज अलग आती, एक HCl और एक HH आता तो फिर बात नहीं बनती ना बेटा उसके अंदर, या तो पूरा HCl हो या पूरा HH हो बेटा, ठीक है ना। अब क्या मॉलिक्यूलर सॉलिड कितने तरह का? 3 तरह का, बोलते जाओ बेटा। कौन कौन सा? नॉन पोलर, पोलर, H बॉन्डेड में बेटा क्या आ जाएगा आपके पास में बेटा कि फोन के साथ में हाइड्रोजन चिपका हुआ होना चाहिए बेटा। यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्डिंग कौन सी है? H बॉन्डिंग है बेटा। एग्जाम्पल क्या क्या हो गए बेटा? H2O हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा और HF हो जाएगा। कौन सी स्टेट में बेटा? सॉलिड स्टेट में बेटा। कौन सी स्टेट में? सॉलिड फेज में बेटा, ठीक है। पोलर वाली कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो बेटा क्या क्या बताए थे आपको? वो दो पोलर वाले में बेटा जिनका म्यू 0 ना हो, जिनका म्यू 0 ना हो, और नॉन पोलर वाले में क्या बताए थे? जिनका म्यू 0 हो। कौन कौन कंसीडर हुआ था? सिंगल एटम और होमोडाई एटॉमिक, और जिनका म्यू 0 हो वो नॉन पोलर में चले जाएंगे। समझे क्या बात को बेटा? क्या लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। मॉलिक्यूलर सॉलिड में मॉलिक्यूल से मिलकर के बेटा सॉलिड बनता है, लेकिन अगर नॉन पोलर का केस हो, इन दी केस ऑफ नॉन पोलर कैटेगरी बेटा, नॉन पोलर कैटेगरी में हो, अगर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है तो बेटा उसमें एटम भी चल सकता है और मॉलिक्यूल भी चल सकता है एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। अगर कैसा हो? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड हो। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड में एटम और मॉलिक्यूल दोनों चल सकते हैं। यहां सिर्फ क्या चलेगा? इसमें सिर्फ मॉलिक्यूल चलेगा बेटा, इसमें भी सिर्फ क्या चलेगा? मॉलिक्यूल। लेकिन इसमें बेटा मॉलिक्यूल भी चल सकता है और एटम भी चल सकता है, ठीक है। आयनिक सॉलिड में बेटा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या है? आयंस है। मेटेलिक सॉलिड में पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डिलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स है बेटा। और कोवेलेंट सॉलिड में कौन है? एटम्स, और एटम के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड का नेटवर्क है। बताते जाइए फटाफट से। मॉलिक्यूलर सॉलिड में कौन है? मॉलिक्यूल्स। अगर नॉन पोलर वाला हुआ तो एटम और मॉलिक्यूल दोनों हो सकते हैं बेटा। पोलर वाले में सिर्फ मॉलिक्यूल, H बॉन्डेड वाले में भी सिर्फ मॉलिक्यूल बेटा। आयनिक में आयंस हो जाएंगे, मेटेलिक में बेटा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन सी के अंदर मेटल्स घूम रहे हैं बेटा कैटायन की फॉर्म में, और कोवेलेंट में एटम्स हो गए बेटा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या बॉन्ड कौन सा है बेटा? देखिए नॉन पोलर अगर है, पूरी इनऑर्गेनिक में घुस जाइए, नॉन पोलर म्यू 0 वाली कैटेगरी अगर आ गई बेटा तो कौन सा होगा? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल। उसी को डिस्पर्शन फोर्स भी बोलते हैं, उसी को लंडन फोर्स भी बोलते हैं। दूसरा पोलर अगर आ गया बेटा तो डाइपोल डाइपोल हो जाएगा और H बॉन्डेड वाले कंडीशन हो गई बेटा। अच्छा, इसमें पहचानने का तरीका क्या बेटा? भाई सिंपल सी बात है, देखो H बॉन्डिंग तो साफ साफ दिखी जाएगी आपको, उसमें दिक्कत नहीं है बेटा। भाई फोन के साथ में H अटैच होना चाहिए बेटा। अच्छा, दूसरा कि अगर पोलर पहचानना हो तो या तो हेटेरोडाइएटॉमिक होगा या फिर बेटा उसका डाइपोल मोमेंट मैं कहूं तो कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और नॉन पोलर में 0 डाइपोल मोमेंट वाला आ जाएंगे, सिंगल एटम भी होगा, होमोडाइएटॉमिक भी होगा और म्यू 0 वाली कैटेगरी भी आ जाएगी बेटा। आयनिक सॉलिड में बेटा मेटल नॉन मेटल, अरे भैया देखो एक तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलाम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गया बेटा, और Na मेटल, Cl नॉन मेटल, मैग्नीशियम मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, जिंक मेटल, सल्फर नॉन मेटल, कैल्शियम मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। मेटेलिक सॉलिड में बेटा प्योर मेटल आ जाएंगे आपके पास में। अच्छा, अगर कोई मेटल अलॉय है, कोई मेटल अलॉय है तो वो भी मेटेलिक सॉलिड में ही कंसीडर होता है बेटा। मेटल अलॉय जैसे ब्रास आ गया ना बेटा, ब्रास आ गया ना तो उसको मेटेलिक सॉलिड माना जा सकता है बेटा, ठीक है। कोवेलेंट में क्या है बेटा कि कोवेलेंट बॉन्ड होता है एटम्स के बीच में बेटा, क्या बना होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का 3 डायमेंशनल नेटवर्क बना हुआ होगा। और इसके उदाहरण क्या क्या आ गए? SiO2 क्वार्ट्ज फॉर्म में बेटा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया बेटा, Aln हो गया, और बेटा साथ में SiC हो जाएगा। बोलो फटाफट से कौन कौन है? SiO2 हो गया क्वार्ट्ज फॉर्म में बेटा, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, Aln हो गया, और साथ में क्या हो जाएगा बेटा? SiC भी इसमें आ जाएगा, सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बोलते हैं SiC को बेटा? सिलिकॉन कार्बाइड। क्या बोलते हैं SiC को? सिलिकॉन कार्बाइड बेटा। नेक्स्ट क्या? अच्छा, सिलिकॉन कार्बाइड SiC का एक और नाम है बेटा, इसको आप सिलिकॉन कार्बाइड भी कह सकते हैं, और साथ में इसको बेटा कार्बोरंडम भी कह सकते हैं बेटा।
क्या कह सकते हैं, कार्बोरंडम। सिंपल याद रखने के लिए मैं बोलूं तो बेटा SiC में कार्बन है ना बेटा, बस नाम याद रखिएगा, कार्बोरंडम भी कह सकते हैं बेटा इसको। ये हुए इनके एग्जांपल। फिजिकल नेचर में बेटा मॉलिक्यूलर सॉलिड में बेटा नॉन पोलर और पोलर वाले में वीक वैन डर वाल अट्रैक्शन है, तो ये कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। कंपैरेटिवली H बेटा हार्ड हो जाएगा, मेटेलिक हार्ड और ब्रिटल हो, सॉरी आयनिक जो है हार्ड और ब्रिटल होगा बेटा, मेटेलिक जो है हार्ड होगा लेकिन मेलेबल होगा और डक्टाइल होगा, वायर उसके बना दे सकते हैं और साथ में वो मेटेलिक लस्टर भी दे सकता है बेटा। क्या दे सकता है, मेटेलिक लस्टर भी होती है क्या बेटा, उसके अंदर चमक होती है बेटा, मेटेलिक लस्टर भी उसके अंदर रहेगी बेटा, ठीक है। और कोवेलेंट कैसा होगा, हार्ड और ब्रिटल होता है बेटा, ठीक है। तो हार्ड होने के साथ मेलेबल कौन सा होता है, हार्ड होने के साथ मेलेबल कौन सा होता है, मेटेलिक सॉलिड बेटा। आयनिक अगर है तो हार्ड और ब्रिटल हो जाएगा। और कंपैरिजन करूं तो हार्डनेस जो है बढ़ती चली जाती है। अगला पॉइंट कि मॉलिक्यूलर सॉलिड अगर है तो बेटा नॉन पोलर कंडीशन में कैसा होगा, इंसुलेटर होगा, पोलर कंडीशन में इंसुलेटर होगा। लेकिन अगर आपने इसका कौन सा मीडियम लिया, एक्वस, बेटा सिर्फ इस टेबल पे ही मत रुको, आगे भी बढ़ो। अगर आपने इसका एक्वस मीडियम लिया हुआ है, कौन सा मीडियम, एक्वस, इधर लिखता हूं बेटा, अगर आपने इसका एक्वस मीडियम ले लिया तो आयंस जनरेट होंगे और फिर ये कंडक्शन दे पाएगा बेटा, ठीक है भैया। नेक्स्ट बेटा हाइड्रोजन बॉन्डेड इंसुलेटर होगा, सॉलिड फेज में रहेगा नॉर्मली बेटा। आयनिक सॉलिड बता दीजिए कि सॉलिड फेज में इंसुलेटर होगा लेकिन बेटा गैसेस और एक्वस और मेल्ट स्टेट में वो कंडक्शन दे पाएगा बेटा। मेटेलिक सॉलिड कंडक्शन देंगे, कोई भी स्टेट हो कोई फर्क नहीं पड़ता, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करना है। कोवेलेंट जो है इंसुलेटर होंगे लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, कौन बेटा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में इलेक्ट्रॉन्स जो है विद इन लेयर फ्लो कर पाते हैं बेटा, वो कंडक्शन दे पाता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है बेटा इसमें हार्डनेस, देखो सॉफ्ट सॉफ्ट सॉफ्ट, हार्ड 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 हार्ड, और बेटा इसमें भी एक एक्सेप्शन है, किसका, ग्रेफाइट का। वापस से ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है, समझा दिया आपको बेटा, क्योंकि एक लेयर दूसरी लेयर के बीच में वीक वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं बेटा। मेल्टिंग पॉइंट वेरी लो होगा, वीक अट्रैक्शन है, लो लो। आयनिक से हाई शुरू होगा बेटा, हाई, फेयरली हाई मतलब इससे ज्यादा हाई होगा, और बेटा सबसे ज्यादा हाई होगा कोवेलेंट सॉलिड्स का बेटा। आई बात समझ में, मॉलिक्यूलर से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किनका होगा बेटा, आयनिक का। आयनिक से ज्यादा किनका होगा, मेटेलिक का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, कोवेलेंट सॉलिड्स का बेटा। क्लियर है बेटा आप लोगों को ये स्थिति। अब आती है बात इसकी बेटा, कुछ एग्जाम्पल हैं आपके पास में जिनमें बेटा आपको ओवरऑल ये बताना है कि एमोर्फस कौन सा है, आयनिक कौन सा है, मॉलिक्यूलर कौन सा है, मेटेलिक कौन सा है, कोवेलेंट कौन सा है बेटा, ये आपको बताना है। कुछ मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और कुछ बेटा आगे के आप जो है बेटा वो सोल्व करेंगे, घर से सोल्व जरूर करना है। समझाता हूं। पोटेशियम सल्फेट बेटा मेटल और नॉन मेटल, साफ साफ दिख रहा है कौन सी कंडीशन में चला जाएगा, आयनिक। अच्छा, एमोर्फस के अलावा इन चारों में से अगर कोई भी आया तो वो कौन सा होगा, वैसे क्रिस्टलाइन तो होगा इसी बेटा, ठीक है ना बेटा, आयनिक क्रिस्टल है, कुल मिलाकर मैं करूँ तो आयनिक क्रिस्टल हो जाएगा। टिंजो है बेटा, काशी गए शंकर प्रभु, काफी नीचे, ऊपर से नीचे जाने पर मेटेलिक नेचर बढ़ती है, और अगर बेटा मेटेलिक नेचर बढ़ रही है, इसमें मेटल वाली कंडीशन है, तो मेटल मेटल मेटल, टिन 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 टिन, मेटल 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 मेटल, कैसा सॉलिड होगा, मेटेलिक। और मेटेलिक है तो क्रिस्टलाइन तो होगा इसी बेटा। ये सी किसके लिए लिखा, क्रिस्टलाइन के लिए। बेंजीन बेटा, मुझे बताइए बेंजीन C6H6 बेटा क्या नॉन मेटल स्पीसीज है, और क्या बेंजीन में कभी आपको सर ने ऐसे पढ़ाया कि बेंजीन में एक रिंग बेटा बेंजीन के अंदर ही दूसरे से अटैच है, तीसरे से अटैच बेटा, ऐसा तो बेंजीन तो अकेला सेपरेट बस यही तो होता है ना मॉलिक्यूल बेटा। ये बेंजीन खत्म हो गया, बस ये खत्म हो गया बेंजीन बेटा। तो मेटल मेटल की नॉन मेटल या फिर मेटल नॉन मेटल। अच्छा, नॉन मेटल में बेटा कौन सा सॉलिड हो गया, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अच्छा, मॉलिक्यूलर में अगर आप बता सकते हो क्या, थोड़ा सा आइडिया हो तो बेटा आपको, कि मॉलिक्यूलर में ये पोलर है कि नॉन पोलर। ये बेटा डाइपोल मोमेंट 0 आता है इसका,
नॉन पोलर कैटेगरी में आएगा बेटा ये। यूरिया, मुझे बताइए यूरिया NH2CO NH2, ठीक है बेटा, मोलिकुलर तो होगा, और मोलिकुलर में कौन सा होगा, H बॉन्डेड वाला, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है यूरिया बेटा। पोलर, अरे डाइपोल मोमेंट 0 तो है ही नहीं बेटा, लेकिन साथ में ओवरऑल H बॉन्डेड भी तो है ये। अमोनिया, ये भी कैसा होगा, मोलिकुलर और साथ में H बॉन्डेड बेटा। वाटर, ये भी कैसा होगा, मोलिकुलर और साथ में H बॉन्डेड बेटा, पहचान पा रहे हो। जिंक, मेटल, सल्फर, नॉन मेटल, कैसा होगा, आयनिक। अच्छा, जो भी ये है बेटा, मैं कह रहा हूं एमोर्फस के अलावा ये सब किस में चले जाएंगे, क्रिस्टलाइन में तो जाएंगे ही जाएंगे बेटा। ये कैसा है बेटा, ग्रेफाइट, कोवेलेंट सॉलिड। अच्छा, और भी कोई है क्या कोवेलेंट सॉलिड के, ग्रेफाइट हो गया, SiC हो गया बेटा, और कोई, अभी तो जो आपको बताए थे नॉर्मल उसके हिसाब से हो गए बेटा। ये भी क्रिस्टलाइन हो जाएगा, ये भी क्रिस्टलाइन हो जाएगा बेटा, ठीक है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं आपको कि जो सिलिकॉन है ना बेटा, सिलिकॉन ये भी कोवेलेंट सॉलिड में ही चला जाता है। सिलिकॉन जो है बेटा, आप लोग सेमीकंडक्टर वगैरह ये सब पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे कि सिलिकॉन जो है उसमें भी कोवेलेंट बॉन्ड का पूरा नेटवर्क देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। बता दूं आगे के भी बेटा, आप लोग एक काम करना, पोज करके सोल्व कर लेना, पहले पोज कर देना, वीडियो सोल्व कर लेना, फिर मैं बढ़ता हूं आगे बेटा। रुबीडियम कहाँ आता है बेटा, ली ना की रब से फरियाद, मेटल, और मेटल अगर है तो कैसा होगा, मेटेलिक, क्रिस्टलाइन में चला जाएगा। ये सिर्फ नॉन मेटल, वो भी कौन सा वाला बेटा, नॉन मेटल है, वो भी पोलर की, भाई नॉन मेटल है सिर्फ और सिर्फ, तो मोलिकुलर तो होगा ही सही, मोलिकुलर तो होगा ही सही, और वो भी कैसा बेटा, पोलर वाला कि नॉन पोलर वाला, ये बेटा कैसा होगा, बोलो भैया, पोलर वाला कि नॉन पोलर, ये हो जाएगा नॉन पोलर। SiC किस में चला गया था, कोवेलेंट सॉलिड में बेटा, क्रिस्टलाइन। P4O10 बेटा ये किस में चला जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड में, ध्यान दीजिए किस में जाएगा, मोलिकुलर सॉलिड में। अमोनियम फॉस्फेट, ये बताओ बेटा, सोचो, आयनिक, मोलिकुलर, कोवेलेंट या मेटेलिक, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पहचानो पहचानो बेटा, स्पेशल केस आयनिक, NH4+, क्रिस्टलाइन तो है ही बेटा, आयनिक है तो NH4+। I2 कैसा होगा, मोलिकुलर, P4 मोलिकुलर बेटा। प्लास्टिक एमोर्फस, प्लास्टिक एमोर्फस हो गया। ब्रास, कॉपर प्लस जिंक, मेटल मेटल, और मेटल मेटल की कंडीशन अगर आ गई तो कैसा होगा, मेटेलिक बेटा। लिथियम मेटल, ब्रोमीन नॉन मेटल, कैसा हो जाएगा, आयनिक। क्या समझ आया बेटा आप लोगों को कि कैसे सोल्व करना है, बहुत सिंपल, कि मेटल नॉन मेटल देखो आयनिक हो जाएगा बेटा, NH4+, PH4+, वो वाले एक एक्सेप्शन केस है। मेटल मेटल देखो तो मेटेलिक हो जाएगा। कोवेलेंट सॉलिड ध्यान रखो बेटा, क्या क्या आ गया आपके पास में, SiO2, क्वार्ट्ज, डायमंड, ग्रेफाइट, AlN हो जाएगा बेटा आपके पास में, SiC हो जाएगा, और एक और भी बताया सिलिकॉन जो है वो भी कोवेलेंट सॉल्ट का उदाहरण है। बाकी सब मॉलिक्यूलर में, मॉलिक्यूलर में अगर डाइपोल मोमेंट 0 है तो नॉन पोलर में चला जाएगा, और डाइपोल मोमेंट 0 नहीं है तो पोलर में। और बेटा H बॉन्डेड वाली कंडीशन आपको ध्यान ही अच्छे से बेटा, समझ आया आप लोगों को बेटा, कैसे सोल्व करना है। एक सवाल और कर ले बेटा लास्ट अपन इसमें, एक सवाल क्या 2-3 सवाल है यहाँ बेटा। पहला है क्लासिफाई द फॉलोइंग सॉलिड इन डिफरेंट कैटेगरीज, ठीक है बेटा, ये अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं ऑलरेडी, अभी जो पीछे क्वेश्चन किया ना बेटा उसके अंदर अपन इसको सोल्व कर चुके हैं, ये डन है ऑलरेडी, जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्या है, पढ़िए आप लोग भी अच्छे से बेटा, समझने की कोशिश करिए इसको, क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में। सॉलिड ए इज ए वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल, हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है इन सॉलिड एज वेल एज इन मोल्टन स्टेट। थोड़ा सा रुक के सोचो, क्या बोला, हार्ड है और सॉलिड और मोल्टन दोनों ही कंडीशन में कैसा है, इलेक्ट्रिकल
इंसुलेटर है बेटा, एंड मेल्ट एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत ही ज्यादा हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट है। तो देखो बेटा चलते हैं एक एक स्टेप वाइज अपन। हार्ड बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा बोल दिया, इसका मतलब बेटा कि ये मॉलिक्यूलर सॉलिड तो नहीं हो सकता, कैंसिल, मॉलिक्यूलर तो नहीं हो सकता क्योंकि वो तो कंपैरेटिवली कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है बेटा, नहीं याद है, देखो इधर लो लो लो, सॉफ्ट सॉफ्ट, माना कि एक्सेप्शन हार्ड है पर मेल्टिंग पॉइंट तो कम है इसका भी बेटा, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड होने का चांस तो क्या बच गया, खत्म हो गया बेटा, बचा नहीं, खत्म हो गया। अब मैं बात करूं आयनिक के बारे में विचार करने की, हार्ड है ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका भी अच्छा खासा होता है ठीक है, सॉलिड में कंडक्शन नहीं दे रहा ठीक है, लेकिन ये मोल्टन में कंडक्शन देना शुरू कर देते हैं, मतलब ये भी गया, क्योंकि ये बोल रहा है कि ये तो मोल्टन कंडीशन में भी कंडक्शन नहीं देगा, मोल्टन स्टेट में भी इंसुलेटर है। बात करें बेटा अपन किसकी, मेटेलिक की, मेटेलिक तो सॉलिड फेज में भी कंडक्शन देता है। अरे भाई अगर मेटेलिक होता तो वो सॉलिड फेज जो है ना बेटा उसमें भी कंडक्शन देता है, और ये तो सॉलिड में इंसुलेटर बोल रहा है, इसलिए मेटेलिक भी गया, बचा क्या, अरे कौन सा बच गया भाई बोलो, बच गया कोवैलेंट सॉलिड। भाई एक्सेप्शन जो है वो सिर्फ ग्रेफाइट है बेटा, बाकी एक्सेप्शन थोड़ी है इसके अंदर बेटा, तो वो हार्ड है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, सॉलिड में भी, मेटेलिक हार्ड है मतलब बेटा सॉरी मॉलिक्यूलर चला गया, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर है, सॉलिड में भी इंसुलेटर है तो मेटेलिक चला गया, और मोल्टन में भी इंसुलेटर है तो आयनिक भी चला गया, बचा क्या, कोवैलेंट बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आयनिक सॉलिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट, एक्सप्लेन। बता दिया बेटा, आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं, क्योंकि बेटा अगर मैं कहूं कि जो इसकी सॉलिड स्टेट है, अगर इसकी सॉलिड स्टेट की बात करें तो उस स्टेट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है बिटवीन आयंस एंड आयंस कैन नॉट फ्लो, कौन सी स्टेट में, सॉलिड में, जबकि मोल्टन स्टेट में बेटा लिक्विड फेज में आ जाता है बेटा, आराम से फ्लो कर पाएगा, कंडक्शन दे पाएगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर मेलेबल एंड डक्टाइल, बात ही खत्म हो गई बेटा, क्या बोल दिया, मेलेबल और डक्टाइल, और ऐसा कौन होते हैं बेटा, मेटालिक सॉलिड करते हैं ऐसा, जो बेटा जो पीटने पर फैलते हो और जिनके वायर बन सकते हो, ऐसा कौन से सॉलिड करते हैं बेटा, मेटालिक सॉलिड्स करते हैं। समझ आ गया बेटा आपको अच्छे से।